हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन थ्रू एमसीक्यू के अंदर जैसा कि आपको पता है हम इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाते हैं न्यूज़पेपर से, उसके अंदर उसको डिस्कस करते हैं और एमसीक्यू बनाते हैं और वो आप अटेम्प्ट करते हो। अब यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक कहते हैं कि पहले एमसीक्यू करना है, एक कहते हैं बाद में करना है। तो दोनों टाइप से आपको दिखेगा, पहले भी एमसीक्यू दिखेगा। जो पहले करना चाहते हैं वहाँ पे स्टॉप करके कर सकते हो। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम करने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन उनके लिए जो पहले करना चाहते हैं। दूसरे जो है वो यहाँ पे हम टॉपिक देखते हैं। इंडिया टू फेस टफ चॉइस एट यूएनजीए, ये है इंडियन द हिंदू का जो कटिंग। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये आर्टिकल बोलता है कि जैसे अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया ने बेसिकली उन वोट हुई थी कि आप रशिया की साइड हो या यूएस की साइड, है ना। तो वहाँ पे इंडिया ने मना कर दिया, कुछ नहीं फैसला लिया। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर आना है, तो यहाँ पे इंडिया को एटलीस्ट किसकी साइड लेते हैं, ये टफ चॉइस की बात हो रही है कि भाई इंडिया आइसोलेट करने में हेल्प करता है रशिया की, ये नहीं करता। तो रशिया ने अभी रिसेंटली इंडिया की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी कि भाई धन्यवाद कि आपने एक न्यूट्रल अप्रोच रखी। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसके कंटेक्स्ट के अंदर है अब यूएनएससी रेजोल्यूशन 8979। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? कंडेमिंग एक्शन ऑफ रशिया इन यूक्रेन। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन हमें देखनी है जो न्यूज़ में है। अगर मैं बोलूँ कि इस साल से और लास्ट साल के अंदर जो न्यूज़ में इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन रही हैं, उनके ऊपर जो मैंने क्वेश्चन बनाया है वो हम डिस्कस करेंगे और यहाँ से हम सीख लेंगे। तो रेजोल्यूशन है जी 1325। इसका पर्पज़ क्या है? टू कम्बैट टेररिज्म पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू अलकायदा एंड इस्लामिक स्टेट। देन रेजोल्यूशन 1267 वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी। रेजोल्यूशन 8979 कंडेमिंग रशियन एक्शन इन यूक्रेन। हालांकि बहुत सी रेजोल्यूशन रहती हैं, लेकिन जो अपनी रिसेंट में फेमस या फिर न्यूज़ में थी उनके ऊपर ही क्वेश्चन बनाया गया है। 182 103 3 ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। थर्ड इज द राइट चॉइस। ठीक है, 1325 इज रिलेटेड टू कि भाई किसी कंट्री के अंदर पीस कैसे रहेगी। अगर हम मैन की बात करते हैं, अगर वुमेन भी साथ में लेंगे, ठीक है, मतलब अगर आप इक्वलिटी के बेस के ऊपर चलोगे तभी किसी कंट्री के अंदर पीस हम ला सकते हैं, ये रेजोल्यूशन बोलती है। 1267 टेररिज्म। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे अलकायदा इस्लामिक स्टेट, ये कुछ टेररिज्म इनको कम करने की बात होती है। और ये बहुत फेमस है, अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है टेररिज्म के खिलाफ, है ना। तो ये आप काफ़ी बार न्यूज़ में भी रहती है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं, बाकी यहाँ पे बात करेंगे। वेस्ट अनली स्विफ्ट बैन मोर हार्श ब्लोज टू मॉस्को। देखो दोस्तों, हमने पास्ट में पढ़ा जी ईरान के ऊपर जो रशिया यूएस है उसने बहुत से जो सैंक्शन लगा दिए, ईरान के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। रिसेंटली हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि रशिया जो है ना, वो यूक्रेन को क्यों वहाँ पे इन्वेड किया उसने, है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है यूक्रेन रशिया के लिए। हमने ये पढ़ा कि भाई जो यूरोप है वो भी बहुत ज़्यादा गैस इंपोर्ट करता है रशिया से, है ना। तो जो यूएस है वो शेल गैस की बात कर रहा था उनसे, लेकिन वहाँ पे बहुत सी दिक्कतें आ रही थी कि उसको कैसे इंपोर्ट किया जाए, प्राइस भी हाई रहेगा, ये सारे कुछ इश्यूज़ हैं। रशिया की अगर इकॉनमी को बहुत से टाइप के सैंक्शन लगा दिए, है ना, कि मान लीजिए कोई किसी इससे ट्रेड नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। लेकिन अब यहाँ पे बैन हो रहा है, स्विफ्ट बैन की बात हो रही है। स्विफ्ट है क्या ये चीज़, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मान लीजिए आपकी एक बैंक इंडिया के अंदर है ना, दूसरी यूएसए के अंदर है। ठीक है दोस्तों, ये है बी, ये है ए। ठीक है जी, अब मान लीजिए आपने यहाँ पे ए बैंक के थ्रू, ये पर्सन ए है, ठीक है, ये इंडिया के अंदर है, और ये पर्सन बी को यहाँ पे पैसे भेजना चाहता है। ठीक है जी, जो यूएस की बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहता है। तो अब मान लीजिए इस बंदे ने यहाँ पे, ठीक है, क्या $100 दे दिए, ठीक है, कि ये इस बैंक को ट्रांसफ़र इस बंदे को मिलने चाहिए। अब ये बैंक जो है पहले इस बैंक को ट्रांसफ़र करेगी, उसके बाद इसको ट्रांसफ़र करेगी। फिर तो भाई इतने टाइम में तो वो पैसे की है ना वैल्यू पता नहीं कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ये बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक सिस्टम लेके आए कि भाई हम अगर फिजिकली पैसा ट्रांसफ़र करके उस बंदे को दें तो फिर तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो पहले यहाँ पे सिस्टम चलता था टेलेक्स सिस्टम। यहाँ पे मैसेजिंग सिस्टम ही टाइप ही था कि यहाँ पे जैसे ये पर्सन है ना, ये बैंक है, यहाँ पे आप एक वो मैसेज टाइप करते थे और इनको मैसेज भेजते थे कि ये पर्सन है जो एक पैसा यहाँ पे देना चाहता है ना, इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर देना चाहता है।
अब ये बैंक अप्रूव करती थी, अच्छा ठीक है कि ये बंदा जेन्युइन है, हाँ ठीक है, इस अकाउंट के अंदर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके बाद ये ट्रांजैक्शंस होती थी, लेकिन ये था मैनुअली, और ये अनसिक्योर था, कोई भी चेंज कर दे, है ना, तो यहाँ पे दिक्कत काफ़ी थी। फिर यहाँ पे हम लेके आए स्विफ्ट कोड। ठीक है दोस्तों, स्विफ्ट कोड लेके आए। स्विफ्ट कोड क्या है? बेसिकली 11 डिजिट का ज़्यादातर अगर करेक्टर का कोड होता है। यहाँ पे आपको पहले अगर मैं बोलूँ 4 कोड हैं वो बैंक के होते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए HDFC है तो HDFC आ गया। उसके बाद 2 करेक्टर रहते हैं वो कंट्री के रहते हैं, ठीक है, तो जैसे इंडिया है इंडिया के। उसके बाद आपके 2 करेक्टर जो लोकेशन के रहेंगे और 3 करेक्टर ब्रांच कोड के, ठीक है। खैर यहाँ पे कई बार ब्रांच कोड नहीं होता, तो वो जो अगर हेड ऑफिस ही है तो वहाँ पे इतना 8 का भी चल जाता है। तो ये कोड सिस्टम बनाया गया। वो कहते हैं पहला जो टेरेक्स सिस्टम था उसके अंदर कोडिंग वगैरह सिस्टम इतना नहीं था, यूनिफाइड कोड नहीं थे, तो यहाँ पे एक कोडिंग सिस्टम लेके आए। अब इसके अंदर कैसे काम होता है अभी आपको समझ आएगा। अब मान लीजिए ये पर्सन ए है, इसने पर्सन बी को पैसा भेजना है, ठीक है। ये अपनी बैंक के अंदर जाएगा और यहाँ पे इस बंदे का अकाउंट नंबर एंड स्विफ्ट कोड देगा, ठीक है, अकाउंट नंबर देगा यहाँ पे और स्विफ्ट कोड देगा, ठीक है जी। अब क्योंकि देखो यहाँ पे इंटरनेशनल पैसा ट्रांसफर करना है, अब इंडिया की बैंक को क्या पता कि भाई यूएस के अंदर यहाँ पे पर्टिकुलर बैंक है या नहीं है, तो वो उसे भाई स्विफ्ट कोड दे, तो वो स्विफ्ट कोड दे देगा। अब ये बैंक यहाँ पे स्विफ्ट कोड के जरिए वो पर्टिकुलर ब्रांच को ढूंढेगी, ठीक है। उसके बाद उसको एक इनक्रिप्टेड मैसेज भेजेगी, ठीक है, थ्रू स्विफ्ट, ठीक है, मैसेज भेजेगी कि भाई ये वाला पर्सन है ना, इसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है। उसके बाद ये बैंक जो है ये यहाँ पे प्रूव करेगी हाँ कोई चक्कर नहीं है, इसको पैसा इतना दे देंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे $100 इसने जमा करवा दिया। अब क्या होगा, ये बैंक यहाँ पे अपनी तरफ से $100 दे देगी उसको, पैसा फिजिकली ट्रांसफर नहीं हुआ। ये लेन देन जो सेटल करते हैं इसके लिए 2 अकाउंट होते हैं, नोस्त्रो एंड वोस्त्रो, ठीक है दोस्तों, नोस्त्रो एंड वोस्त्रो। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब होता है कि आवर्स एंड यूअर्स अकाउंट, ठीक है। अब ये यूएसए की बैंक है। जब स्विफ्ट कोड की ट्रांजैक्शन ज़्यादातर क्या होता है कि इस बैंक का यहाँ पे एक अकाउंट होगा, ठीक है, और इस बैंक का ज़्यादातर यहाँ पे अकाउंट होगा, ठीक है जी। अब ये वाला इंडिया जो यहाँ पे $100 है, ये बैंक बोलेगी कि ठीक है हम आपके जो हमारे पास आपका अकाउंट है उसके अंदर हम $100 यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो, यहाँ पे यूएसए के अंदर नहीं भेजे, यहाँ से ही ट्रांसफर कर दिए, है ना, क्योंकि बाद में सेटलमेंट रहती है, बाद में कई सेटलमेंट रहती है, और ये बोलेगा ठीक है, तो ये वहाँ से अकाउंट से निकाल के अपनी तरफ से उसको $100 दे देगा। पहले यहाँ पे मैसेज जो ट्रांसफर किया गया जिसको बोलते हैं स्विफ्ट, उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट की लेन देन हुई, ये आपको ध्यान रखना है। ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली ट्रांजैक्शन को नहीं करता, ये सिर्फ कंफर्मेशन देता है स्विफ्ट कोड। अब ये स्विफ्ट बैन, मान लीजिए अब बैंक है ना, सपोज करो यहाँ पे मैं बात करूँ कि रशिया की बैंक है या बैंक्स हैं, उनके ऊपर आपने बैन लगा दिया, तो फिर क्या होगा, फिर उनको मैनुअली मैसेजिंग या टेलीफोन से मैसेजिंग ये काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके अलावा इससे पहले जो ईरान के ऊपर ये बैन लगाया था। तो स्विफ्ट का मीनिंग क्या है? स्टैंड फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। ये कोऑपरेटिव है, बेल्जियम के अंदर उन्होंने बनाई थी, ठीक है जी। तो ये इंटरनेशनल के लिए है। अगर इंडिया की बात करूं तो वहां पे स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है इंडिया के टाटा कंसल्टेंसी जो रिसर्च आर्म है आरबीआई की, उसने बनाई है। तो यहाँ पे स्विफ्ट किसके लिए? इंटर बैंक के लिए, जो इंटरनेशनल बैंक है वहाँ पे, और इसको जो ओवरसीन करता है ये 11 कंट्रीज, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इम्पैक्ट क्या होगा? अगेन जो ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है ना, बैंक की वो सिक्योर ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही है ना, वो सिक्योरिटी नहीं एक प्रॉपर मिल रही जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ दिक्कत आए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है वो टेलीफोन या फैक्स मशीन से ये सर्विस अपनी आप स्टार्ट कर दे रशिया, या फिर रशिया एक और नया अपना भी सिस्टम लेके आ रहा है जो अल्टरनेटिव है SPFS, सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस, ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा चाइना के साथ भी कोलैबोरेट कर रहा है इस सिस्टम के लिए। सो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू स्विफ्ट। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, मैसेजिंग सिस्टम used by banks and financial institutions worldwide. Second is Swift does not actually perform electronic fund transfer. Telex was the first long distance data transmission method ever created. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 all of the above. ठीक है दोस्तों, सिंपल है, हमने यहाँ पे कर लिया, all of the above is the answer.
तो यहाँ पे एक्चुअली फंड ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एक आपको इनक्रिप्टेड मैसेज आ रहा है जो कंफर्मेशन देता है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जेन्युइन है, पर्सन भी जेन्युइन है, अकाउंट भी जेन्युइन है, आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं, दूसरे यहाँ पे बात करेंगे। रशियन स्पेस एजेंसी थ्रेट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड यूक्रेन क्राइसिस। ओके, यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है ना, जो लो अर्थ ऑर्बिट है अर्थ से वहाँ पे भेजा गया। तो अराउंड 300-400 किलोमीटर जो हाइट है उसके ऊपर इसको लॉन्च किया गया। और ये बहुत आपको हमने बहुत सी क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि यहाँ पे जो है ये कंप्लीट अराउंड 90 मिनट के अंदर एक चक्कर लगा लेता है पूरी अर्थ का। तो बहुत स्पीड से चलता है क्योंकि ग्रेविटी भी यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा रहती है ना, उसकी वजह से आपको एक ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है ताकि आप उस सर्कल के अंदर मूव करते रहो। यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पे आपको कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, कोई थ्रस्ट नहीं देना पड़ता, है ना। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो बेसिकली जो स्टार्टिंग के अंदर बात करें तो अराउंड 5 कंट्री ने स्टार्ट किया, जहाँ पे आपका यूएसए आ गया, देन कनाडा, रशिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान स्पेस एजेंसी, है ना, जाक्सा। तो इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर इसको बनाया। अब इसके अंदर बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, बहुत सी कंट्री के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वहाँ पे जाके रिसर्च कर जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग मॉड्यूल बने हुए हैं, जैसे एक रशिया का भी बना हुआ है, वो भी अपना काम कर रहा है ना। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो हैबिटेबल कंडीशन बनानी अंदर, है ना, वो हैबिटेबल कंडीशन के लिए यूएसए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा इसको थ्रस्ट देना कि ये घूमता रहे, है ना, तो वो उसके लिए रशिया रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, रशिया उसके ऊपर काम करता है। तो रशिया ने भी बोला कि अगर हम हट जाएं तो थ्रस्ट नहीं आएगा तो वो अर्थ के ऊपर गिर जाएगा, और उसका ऑर्बिटल जो लोकेशन है तो वो हो सकता है कि यूएसए या यूरोप, उसके अलावा इंडिया, चाइना, यहाँ इस एरिया के ऊपर गिरे। हालांकि वो आपका क्या नाम है उसका, क्या स्टारलिंक वाला, मुझे नाम भूल गया उसका, जो प्राइवेट स्पेस एक्स, ठीक है, वो बोलता कि भाई हम उसको थ्रस्ट दे देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसी आर्टिकल के अंदर ये बोला गया है कि भाई अभी जो है मोर देन 15 पार्टनर कंट्रीज है ना, जो 5 प्रायर है वो मैंने आपको बता दी है स्टार्टिंग के अंदर जो मेजर है। इसके अलावा यहाँ पे ये आर्टिकल बोलता है जीरो ग्रेविटी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सपेरिमेंट के लिए फेमस है। तो जीरो ग्रेविटी, इससे पहले अगर बोले रशिया का मीर स्पेस स्टेशन था, अमेरिकन स्काई लैब जो ऑस्ट्रेलिया के पास गिरा था, है ना, तो ये कुछ स्पेस स्टेशन पहले भी रहे हैं। इवन अभी जो चाइना भी अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, अपना भी गगनयान है ना, तो हमारे परमानेंट नहीं है लेकिन खैर एक्सपेरिमेंट तो है एक, है ना, भेजने का। तो ये कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट, इवन जो रशिया है वो भी कहता है कि मैं साइड पे हट जाऊंगा, अपना खुद का जो स्पेस स्टेशन लॉन्च करूंगा। यहाँ पे जीरो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, लेकिन जो नासा कहता है कि जीरो ग्रेविटी इज नथिंग, है ना, मिसलीडिंग टर्म है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने लिखी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू नासा ये एक मिसलीडिंग टर्म है। जो एक्चुअल टर्म है दैट इज माइक्रोग्रेविटी। माइक्रोग्रेविटी, अब माइक्रोग्रेविटी कैसे क्रिएट होती है? क्या स्पेस के अंदर भाई कुछ है ही नहीं, है ना, कि स्पेस के अंदर कोई ग्रेविटी नहीं है, ऐसा थोड़ी है, स्पेस के अंदर ग्रेविटी तो है, लेकिन फिर माइक्रोग्रेविटी या फिर वेटलेसनेस कैसे महसूस होती है? तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, आपको समझ आएगा। ठीक है, यहाँ से कोई चीज़ हम फेंक रहे हैं, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पे वापस आ रही है। सपोज करो एक बॉल है, आपने यहाँ से फेंकी और यहाँ पे आ गई। जब यहाँ पे नीचे आ रही है, ये है फ्री फॉल, फ्री फॉल कंडीशन, है ना, फ्री फॉल है। फ्री फॉल के अंदर वेटलेसनेस थोड़ी सी महसूस हमें होती है, जैसे आपने लिफ्ट देखा होगा फ्री फॉल के अंदर। अब आपने इसको लेट अस से ये अर्थ है, ठीक है दोस्तों, अब यहां से कोई आपने बॉल फेंकी तो ये इस कंडीशन के अंदर, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर फ्री फॉल कंडीशन के अंदर थी। आपने इसको और जोर लगाया, यहां पे फेंक दी, तो यहां पे भी जब नीचे आई तो ये फ्री फॉल कंडीशन के अंदर थी। आपने और जोर लगाया तो यहां पे आई, तो ये भी कंडीशन जो थी फ्री फॉल के अंदर थी, है ना, जब वो नीचे को गिरती है। फिर आपने और जोर लगाया तो फिर ये ऐसे फ्री फॉल हुई, फिर यहाँ पे फ्री फॉल होती गई होती गई होती गई, लेकिन यहाँ पे तो अर्थ है ना गोल है, तो ये पूरा इस ऑर्बिट के अंदर घूमती रहती है। सो कहने का मतलब जैसे हमें फ्री फॉल के अंदर वेटलेसनेस थोड़ी सी महसूस होती है, वैसे ही ये कंटिन्यूसली फ्री फॉल के अंदर रहती है, जिसको बोलते हैं हम वेटलेसनेस। ठीक है जी। स्पेस है, वैक्यूम की अगर मैं बात करूं तो वैक्यूम के अंदर आपको पता है लाइट एंड हैवी बॉडी वो एक ही स्पीड से नीचे गिरती है। तो ये अपना जो इसके पीछे कंसेप्ट है कि वहाँ पे माइक्रोग्रेविटी कैसे क्रिएट होती है, क्योंकि वो बॉडी जो है कंटिन्यूसली फ्री फॉल कंडीशन के अंदर रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए जी। थ्रेट क्या है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया।
डेफिनेटली यहाँ पे कोई और है नहीं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ माइक्रोग्रेविटी एक्सपीरियंस बाय द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर कैरिंग आउट वेरियस वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। Microgravity is the condition in which people or object appear to be weightlessness. In microgravity, astronaut can float in their spacecraft as there is no gravity in space. Microgravity cannot be experienced on Earth. 1 only 1 and 2, 2 and 3 all of the above. चलिए दोस्तों, तो इसको आप कर सकते हैं ट्राई। अब तो हमने सारा डिस्कस कर लिया। सो आंसर इज 1 ओनली। अर्थ के ऊपर भी अगर एरोप्लेन के ऊपर जाओ नीचे आओ, है ना, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम के 15 से 20 सेकंड के लिए हम माइक्रोग्रेविटी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अर्थ के ऊपर भी माइक्रोग्रेविटी एक्सपीरियंस होती है, ठीक है जी। एक्सपेरिमेंट यहाँ पे भी किए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, गलत है। नो ग्रेविटी, ग्रेविटी तो है स्पेस के अंदर, बट इट कंटिन्यूसली इन फ्री फॉल कंडीशन, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें ये माइक्रोग्रेविटी एक्सपीरियंस होती है। फोर्थ क्वेश्चन है उनके लिए जो पहले करना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। संडे को द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल आया, ट्रीज ऑन फॉरेस्ट एजेस मे ग्रो फास्टर देन ऑन दोज इन इनसाइड, ठीक है। तो रिसेंटली बेसिकली ये यूएस से बेस्ड भी एक स्टडी थी, उसके ऊपर भी काफ़ी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे ये आर्टिकल ये कहता है कि भाई कार्बन सिंक क्या है ना। जब अगर फोटोसिंथेसिस की बात करूँ तो प्लांट CO2 लेता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो ये CO2 धीरे धीरे स्टोर होती रहती है, फॉरेस्ट के अंदर स्टोर होती है, जिसको हम कार्बन सिंक बोलते हैं, ठीक है। बट एजेस के ऊपर क्या है, दोनों के कंपेयर करें। मान लीजिए ये फॉरेस्ट एरिया दोस्तों, यहाँ पे ये सारी एजेस हैं, और ये जो डीप एरिया उसका जो मेन मिडल पाथ है, ठीक है। जो बीच में जो एरिया है, यहाँ पे अगर आप देखो बहुत से ट्रीज हैं। तो अगर मैं सनलाइट की बात करूँ तो यहाँ पे सनलाइट इतनी सभी प्लांट को नहीं मिल पाएगी, कंपटीशन रहता है। एक प्लांट है उसकी शैडो दूसरे पे पड़ रही है ना, क्लोज क्लोज, है ना। लेकिन जो एजेस के ऊपर है, यहाँ पे सनलाइट उसको लगभग प्रॉपर मिल जाती है, ठीक है जी। सो अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं, ठीक है ना, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इसके अंदर जो एजेस के ऊपर है, यहाँ पे होने की ज़्यादा चांसेस है, इसीलिए ये ग्रो फास्टर करते हैं, ठीक है। हालांकि हर केस के अंदर नहीं, मे, है ना, मे टर्म आएगी, ऑलवेज ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। और भी फैक्टर बहुत से इसके ऊपर लग सकते हैं, तो क्योंकि एनवायरनमेंट है, बहुत से फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सो यहाँ पे जो सनलाइट के लिए कंपटीशन कम होता है, लेकिन जो बीच में एरिया है वहाँ पे सनलाइट के लिए कंपटीशन ज़्यादा होता है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट करते हैं कि रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो एजेस के ऊपर एरिया है ना, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, है ना, टेम्परेचर वार्म होगा। वार्म टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जैसे कोई ट्री है, ट्री के अंदर आपने देखा बहुत से पत्ते वगैरह जो नीचे गिरते हैं, वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं। वो कौन करता है ना, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं या मीथेन रिलीज करते हैं, डिपेंड करता है कि वो कवर्ड है, वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है नहीं अवेलेबल, है ना। तो यहाँ पे मान के चलते हैं ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे वो डिकम्पोजिशन जो है वो फास्टर करेंगे जिसके ऊपर, और बहुत ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। हालांकि अर्बन फॉरेस्ट के अंदर हम देखें तो हॉटर भी है लेकिन ड्रायर भी है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसी कारण जो एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, है ना, जिसकी वजह से कार्बन इतनी नहीं रिलीज होती, ये अपनी स्टडी बोलती है, ठीक है दोस्तों। ओके, तो इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर देखें तो अभी रिसेंटली फ्यू मिनट सीरीज के अंदर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हमने पढ़ी थी, उसका यहाँ पे एक और पॉइंट ये बोलता है कि 28% जो फॉरेस्ट कवर है वो आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, 12% फॉरेस्ट जो है वेरी डेंस क्लासिफाइड है जो आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि भाई इंडिया के फॉरेस्ट एरिया से बाहर कितने एरियाज हैं। लेकिन यहाँ पे अगर प्लांटेशन की बात करें, प्लांटेशन के अंदर क्या होता है, आपने मान लीजिए फॉरेस्ट एरिया इतना आपने वहाँ पे कुछ ना कुछ इस्टेब्लिश कर लिया, कोई कम इंडस्ट्री खोल लिया, कुछ ना कुछ किया, तो वहाँ पे आप बोलते हैं कि ठीक है इतना एरिया मैं यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे हम प्लांटेशन करेंगे। अब प्लांटेशन के अंदर आप क्या करते हो कि जहाँ पे सपोज करो 5 स्पीसीज थी, है ना, जो ट्रीज की आपने एक ही लगा दी, एक स्पीसीज के सारे लगा दिए, कुछ डिजीज हुई तो सारे खत्म हो गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके मोनोकल्चर को प्रमोट करती हैं प्लांटेशन, जिसकी वजह से दिक्कत आती है, बैलेंस नहीं बन पाता। और बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फॉरेस्ट एरिया के अंदर उसके ऊपर डिपेंड थे, इवन आपके ट्राइबल, है ना, ट्राइब्स बहुत सी जो डिपेंडेंट थी, उनका भी लॉस यहाँ पे होता है, ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रीज अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑक्सीजन बाय द वे ऑफ फोटोसिंथेसिस, ट्रीज ऑन फॉरेस्ट एजेस may grow faster than those inside as they get more sunlight. Kaziranga National Park is the biggest terrestrial carbon sink of India. 1 only 1 and 2 and 3 all of the above. चलिए जी दोस्तों,
यहाँ पे बात करें तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ट्रीज ऑन एजेस ग्रो मोर फास्टर, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क अभी रिसेंटली हमने पढ़ा, वहाँ से जो अभी आई थिंक 10-15 दिन ही हो गए कि जहाँ से हमने करंट फेयर इसके ऊपर पढ़ा था कि काजीरंगा इज अ नेट अमीटर, डाउन टू अर्थ के अंदर आर्टिकल आया था तो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमने कवर भी किया था इसको। तो यहाँ पे जो अमीटर है वो उसका भी रीज़न उन्होंने बताया, क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने बोला कि वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 रिलीज करते हैं, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बोला कि जो फोटोसिंथेसिस है, जो CO2 ऑब्जॉर्व करती है, फोटोसिंथेसिस भी यहाँ पे लो रहती है ज़्यादातर सीजन के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई क्लाउड ही रहता है ना, तो क्लाउड कवर कर लेते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस भी थोड़ी कम रहती है। तो ये मेजर 2 रीज़न बताए थे उन्होंने, जिसकी वजह से कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एमिट करता है एज कम्पेयर टू ऑब्जॉर्व। ठीक है जी। 5th क्वेश्चन दोस्तों उनके लिए जो पहले करना चाहते हैं, दूसरे यहाँ पे बात करेंगे। PIB बोलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन। ओके दोस्तों, एक स्टेट्स के दूसरी स्टेट को भाषा जो है ना, जो लैंग्वेज आनी चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो आना चाहिए ना। कई बार आदमी MLA या MP बन गया, दूसरी स्टेट में गया, तो उनका थोड़ा सा दिल रखने के लिए उसको पता होना चाहिए हाय हेलो कैसे बोलना है, तो कुछ ना कुछ सेंटेंस तो आने चाहिए उस बंदे को। तो इवन स्टूडेंट हर एक कंट्री के अंदर, तो अगर हम देखें कि थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ता है, एक स्टेट के कल्चर को दूसरी स्टेट के कल्चर को हम जानने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने भाषा संगम इनिशिएटिव स्टार्ट किया। भाषा संगम इनिशिएटिव के गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई ठीक है, पहले अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो यहाँ पे क्या था कि स्कूल वगैरह है ना, जो एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट करेंगे भाषा के अंदर है ना, जहाँ पे आप एक्सचेंज करते हो इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट ने उसके बाद भाषा संगम इनिशिएटिव स्टार्ट किया, या इसके लिए भाषा संगम ऐप भी लेके आए। इसके अंदर क्या है कि 100 से ज़्यादा सेंटेंस आपको 22 लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, ये सीखने को मिलेगी। अब आपने सीख ली है ना, उसके ऑडियो वगैरह भी, वो भी आपको साथ में कैसे बोलना है, प्रोनाउंसिएशन क्या है। उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, अगर आपने टेस्ट क्लियर कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है जी, वो ऑटो जनरेट वहाँ से हो जाएगा। अब इसी सर्टिफिकेट को लेके आपने एक सेल्फी लेनी है और पाउट बनाना है, बना लेना, आपकी मर्जी। ठीक है दोस्तों, तो ये भाषा संगम उसकी कैंपेन उसको सोशल मीडिया के ऊपर डालना है, ताकि वो ये जो है भाषा संगम इनिशिएटिव अपना प्रमोट हो। ठीक है दोस्तों, ये किया गया है। ये है भाषा संगम इनिशिएटिव अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है जी, ओके। और ये किसने बनाया? जो ऐप बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड MyGov इंडिया। ठीक है, भाषा संगम इनिशिएटिव के अंदर मैंने बोला 8 शेड्यूल से 22 लैंग्वेज, ठीक है, इसको डेवलप किया NCERT ने। ठीक है, अवेलेबल है दीक्षा वगैरह, जो डिजिटल फ्रेम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है ई-लर्निंग का, इसके अलावा ई-पाठशाला, ठीक है, इस सभी के ऊपर अवेलेबल है। एक बार श्रेष्ठ भारत की बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, ठीक है, यहाँ पे अगेन मैंने बता दिया आपको, स्टेट की इंगेजमेंट को बढ़ाने की कोशिश की गई ताकि एक दूसरे की लैंग्वेज सीख सकें। दैट्स इट, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं जाना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू भाषा संगम मोबाइल ऐप। इट एम्स टू टीच बेसिक सेंटेंसेस ऑफ everyday uses in 22 Indian language. It is developed by Ministry of Electronics and Information Technology. It is a part of एक भारत श्रेष्ठ भारत 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 ऑल होती। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने सब कुछ डिस्कस किया 1 and 3 है ना, तो मिनिस्ट्री गलत है। सो दिस इज ऑल दोस्तों। तो आप रिवीजन करो दोस्तों, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, साथ साथ में रिवाइज करो, रिवाइज करते हो। नहीं आता क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में आना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, डिफिकल्ट लगता है तो लगने दो, एग्जाम में इजी लगने के लिए यहाँ पे डिफिकल्ट लगना जरूरी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।